नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन सिविल डिफेंस एकेडमी बिहटा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आर्मी क्लर्क का सेट चलाया जा रहा है। एक सेट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर देख लेना। बाकी आज सेट 2 का पार्ट 1 कराने जा रहे हैं, जीएस। क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होते रहेगा, आप क्वेश्चन देखते रहेंगे और साथ में डिस्कशन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेडका शैलाश्रय जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले शैलाश्रय का मतलब समझिए। शैल प्लस आश्रय मतलब पत्थरों का घर, पत्थरों का समूह। और ये पत्थरों का समूह कोई ऐसे वैसे पत्थर नहीं होते हैं, ये कुछ स्पेशल पत्थर होते हैं जिन पे कुछ कारीगरी की होती है, नक्शे बनाए होते हैं, नक्काशियाँ की जाती है, अच्छे अच्छे आकृतियाँ बनाई होती हैं। उस तरह के पत्थरों का संग्रह होता है। तो ये भीमबेडका शैलाश्रय जो है ना, ये मध्य प्रदेश के रायसेना डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक्चुअली भीम के नाम पे रखा गया है। जो 5 पांडव थे उसमें से भीम के नाम पे ये भीमबेडका शैलाश्रय रखा गया है। इस भीमबेडका शैलाश्रय को यूनेस्को ने 2003 में, जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और रायसीना डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के रायसेना डिस्ट्रिक्ट में ये भीमबेडका शैलाश्रय है, शैलाश्रय है। ठीक है। इससे मतलब पाषाण काल जो था ना, पाषाण काल का ये मिलता है इसका कि हाँ, पाषाण काल भी हुआ करता था। इसका प्रूफ यहाँ से मिलता है, वहाँ के पत्थरों से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंधु जल संधि के अंतर्गत कितनी नदियों को पर समझौता किया गया है? सिंधु का एक अपना सिस्टम है। सिंधु नदी जो है ना, एक अपना सिस्टम लेके चलता है। जैसे गंगा नदी के अंदर है ना, ऐसे सिंधु नदी का भी सिस्टम है। इसके 5 सहायक नदियां हैं जिनको पंचनद कहा जाता है। तो सिंधु की 5 सहायक नदियां जो है वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां जो है इनको पंचनद के नाम से जाना जाता है, पंचनद। और ये किनकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। तो ये पूरा सिंधु नदी जो है ना, ये 6 नदियों का संगम होता है, 6 नदियों का। इन्हीं 6 नदियों के ऊपर जो है एक समझौता हुआ था, 1960 में हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि इसका पानी आखिर कैसे यूज होगा, कौन यूज करेगा। तो ऊपर की जो ये 3 नदियाँ आपको दिख रही है ना, सिंधु, झेलम और चिनाब, और रावी, ब्यास और सतलज, नीचे की 3 नदियाँ जो है वो भारत के हिस्से में आई, और ऊपर की ये 3 नदियाँ जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में गई। हालांकि ये सारे ही नदियाँ जो है ना, ये तिब्बत से निकल के भारत को होते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। तिब्बत से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए सारी नदियाँ ये कहाँ चली जाती हैं? पाकिस्तान में। ठीक है। तो इस संधि में क्या हुआ कि ये 3 नदियाँ जो है ना, इसका 80% जो जल है उसका यूज करेगा कौन? पाकिस्तान। 80% पाक यूज करेगा, और 20% जो है वो भारत यूज करेगा। सेम समझौता इधर हुआ कि ये 3 नदियाँ भारत के हिस्से में मिली थी, तो इसका 80% जो है वो भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 6। ये 6 नदियाँ हैं। ठीक है ना, पंचनद के साथ सिंधु मिलके 6 नदियाँ। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये मैच द फॉलोइंग करके मैच करना है। मैच करना है इसमें। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, तब तक स्क्रीन पे आ रहा होगा कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिलवाड़ा मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देखते रहेंगे। सूर्य मंदिर,
अगला है तिरुपति, जिसको आप लोग तिरुपति बालाजी बोलते हैं, तिरुपति मंदिर। और अगला है मीनाक्षी, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर के भी नाम से जानते हैं इसको, जैन का मंदिर है और ये राजस्थान के माउंट आबू में है, राजस्थान के माउंट आबू शहर में है, जो कि पड़ता है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और जगह है माउंट आबू में। कोणार्क का सूर्य मंदिर सबको पता है, उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में है ये, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये सूर्य मंदिर है और ये जैनों का मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पड़ता है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। और मीनाक्षी मंदिर ये एक्चुअली विष्णु भगवान का मंदिर है ना, तिरुपति जो है वो विष्णु का मंदिर है। और मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट के अंदर, तमिलनाडु में मदुरई जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें पड़ता है। ठीक है, तो बाकी जिस हिसाब से ऑप्शन में है उस हिसाब से मिलाएंगे आप, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें परियोजना दिया हुआ है और ये परियोजना पूछ रहा है कि किस किस नदी पे कौन परियोजना है, इसको आपको ये देखना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी, ये सतलज नदी पे ही है। एक्चुअली भाखड़ा नांगल जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नांगल एक अलग प्रोजेक्ट है जो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तो नांगल और भाखड़ा नांगल से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और सतलज नदी के ऊपर पड़ता है। मैं लिख देता हूँ ऐसे, भाखड़ा नांगल जो है वो सतलज नदी पे पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सतलज नदी पे पड़ता है। सलाल परियोजना कहाँ है बाबू, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, चिनाव नदी पे, ये चिनाव नदी पे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला है दामोदर, दामोदर जो है ना ये दामोदर नदी पे ही पड़ता है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हीराकुंड, हीराकुंड जो है वो महानदी पे है और ये उड़ीसा में है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए, हीराकुंड जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। हीराकुंड भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे ऊंची नदी पूछेगा, नदी बोल रहे हैं, सबसे ऊंची बांध, तो वो कौन सा बांध है, टिहरी बांध। सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध, सबसे लंबा हीराकुंड, और सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध अगर पूछेगा ना तो क्या होगा, वो भाखड़ा नांगल होगा। सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध, बांध के अलग अलग तरीके होते हैं ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ग्रेविटी बांध उसमें से एक पार्ट है जो कि भाखड़ा नांगल सबसे बड़ा है उस पार्ट में। तो बाकी इस हिसाब से देखिए कि दामोदर नदी में जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना वो नदी गंगा दिया हुआ है, तो ये गंगा नदी पे नहीं है। कहाँ पे है, दामोदर नदी पे ही है। ये डीवीसी का नाम आप लोग सुने होंगे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये देश आज़ाद जब हुआ था ना हमारा 1947 में, तो 1948 में सबसे पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो बना था ना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वो दामोदर नदी पे ही बना था और ये दामोदर घाटी परियोजना ही था। सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। उस टाइम में पूरा झारखंड जो था बिहार के अंदर में था, तो ये प्रोजेक्ट जो बना था ना ये बिहार और केंद्र सरकार के मदद से बना था। लेकिन आज के टाइम में बिहार से अलग हो गया, तो वो झारखंड और पश्चिम बंगाल फिलहाल इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर की राजस्व नीति का मुख्य वास्तुकार कौन था। आप लोग ऑप्शन देख लेंगे। अकबर के राजस्व नीति का मुख्य वास्तुकार जो था वो राजा टोडरमल थे।
अकबर के टाइम में, मुगल के टाइम में जो है ना, वो राजस्व का मेन स्रोत जो होता था ना, वो भू राजस्व से होता था। और अकबर के टाइम में भू राजस्व 3 तरीके के थे। खालसा, मैं इसके बारे में फिर समझा देता हूँ एक बार लिख के, खालसा, जागीर और मदद-ए-माश। मदद-ए-माश, ये 3 तरह से भू राजस्व आता था। और किसके किसके हिस्से में ये आता था, ये समझ लीजिए। ये खालसा जो है ना, ये शाही दरबार में जाता था, शाही दरबार में। इसका जो भी राजस्व आता था इसके थ्रू, वो शाही दरबार मतलब राजा को जाता था, ठीक है। ये जागीर जो है, जो भी काम करने वाले आदमी थे, नौकरी करने वाले आदमी थे उस टाइम में, उनको वेतन के बदले में ये दिया जाता था, वेतन के बदले में। जागीर वाली जो भूमि है उन पे अधिकार किसका होता था, वेतन के बदले में दिया जाता था। उसका राजस्व जो आता था वो वेतन के बदले में उसको दिया जाता था। और मदद-ए-माश जो है, मदद-ए-माश, ये विद्वानों के लिए या पुजारियों के लिए ये था। विद्वानों और पुजारियों को इससे जो आता था रेवेन्यू, वो विद्वानों और पुजारियों का हक होता था उस पर। और ये जो होता था ना, ये वंशानुगत होता था, मतलब एक बार मिल गया ना तो उसके बेटा इस तरह से ये चलते जाता था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है राजा टोडरमल आप लोग याद रखेंगे मुख्य वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन आइए, पॉलिटी का है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है। चलिए क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। सबसे पहले बाबू वित्त आयोग तो समझ लो कि वित्त आयोग होता क्या है ना। वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है और साथ के साथ सलाहकारी निकाय भी है। सलाहकारी निकाय मतलब वो सरकार को सलाह देती है, वित्त मामलों के ऊपर सरकार को सलाह दे। किस तरह का सलाह देती है, जैसे जो भी राजस्व आता है वो मैक्सिमम केस में कुछ एक पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जो है राजस्व वो केंद्र सरकार वसूलती है, आप लोगों को पता होगा। तो और फिर उसका वितरण होता है, किस राज्य को कितना देना है, कितना % राज्य को देना है, कितना % केंद्र सरकार अपने पास रखेगी। तो ये जो सलाह देता है ना, यही काम होता है वित्त आयोग का, कि ये सलाह सरकार को देती है कि कितने % जाएगा राज्य को देना है और कितने % केंद्र सरकार खुद रखेगी। ये 5 साल के लिए बनाया जाता है। जैसे ही सरकार बनता है ना, सरकार का फॉर्मेशन होता है, तो 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसमें सदस्य होते हैं 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इस हिसाब से 5 लोग इसमें होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ठीक है। पहला जो वित्त आयोग बना था ना, वो 1951 में बना था। 1951 में पहला वित्त आयोग बना था। जिसके अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग 1951 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है ये 15वां है, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ये 2017 से लेके 2022 तक इनका कार्यकाल है। और इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, NK सिंह। इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। अच्छा, तो ये तो वित्त आयोग के बारे में बात की है कि वित्त आयोग होता क्या है। अब क्वेश्चन जो है वो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है। तो वित्त आयोग जो है ना वो अनुच्छेद 280 में आता है, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया। हालांकि हर राज्य में भी वित्त आयोग होता है, और राज्य का वित्त आयोग का गठन जो होता है, राज्य वित्त आयोग का जो गठन है ये जो है अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है।
राष्ट्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और राज्य का वित्त आयोग जो है 243(1) अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा देख लेना, अनुच्छेद 250 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 250 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में केंद्र सरकार जो है वो राज्य के कानून में भी संशोधन कर सकता है। राष्ट्रीय आपात जब लगा होगा तो उस टाइम में राज्य के अंदर भी कानून बना सकता है, ये बोला गया है अनुच्छेद 250 के अंदर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा का साझा करती है। सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश बनाती है। तो ये बनाती है बांग्लादेश। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि चाइना बनाती है। चाइना लंबा जरूर बनाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है ना वो बांग्लादेश के साथ होता है लंबा, क्योंकि बांग्लादेश जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है भारत से। बांग्लादेश जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों से पूरे घिरा हुआ है। इसलिए इसका जो है 4096 किलोमीटर का सीमा बनाती है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करती है भारत के साथ। ठीक है, चलिए आगे ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइएगा। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो सबको पता होगा कबड्डी में क्या होता है, 7 प्लेयर इधर होते हैं और 7 प्लेयर उधर होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब क्या होता है कि जो भी बेकार पदार्थ है जिसको हम लोग निकाल देते हैं शरीर से, ठीक है ना, तो वो अपशिष्ट पदार्थ। जैसे मनुष्य के लिए अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। जैसे पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ के साथ पानी लेते हैं और प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यही पढ़े हैं, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं और अपना सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश। तो ये भोजन क्या होता है बता देते हैं। जैसे अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल ले ले, पानी का भी 6 मॉलिक्यूल ले लें, तो ये क्या बन जाएगा बाबू, देखो तो 6CO2 प्लस 6H2, ये मिलकर पता है क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6 गो O2 मिला के देख लेना, ये बराबर हो जाए। देखो 6 गो कार्बन है ना, देखो यहाँ पे 6 गो कार्बन है, H12 देखो 6 दूनी 12, H यहाँ पे मिल गया तो H12 हो गया, O6 देखो 6O यहाँ पे मिल गया, और यहाँ वाला जो 6 है ना वहाँ पे कहाँ पे चला गया, ये 6O2, ये ऑक्सीजन के रूप में ये क्या हो गया, विसर्जित कर देगा अब, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ग्लूकोज का सूत्र होता है, मतलब इसका भोजन हो गया, ये भोजन बना दिया और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या कर दिया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। देखिए हमारा देश जब आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो आज़ादी के बाद ही देश के हर कोने कोने से मांग उठने लगा कि भाषा के आधार पे राज्यों को अलग किया जाए, अलग अलग राज्य बनाया जाए भाषा के आधार पे। तो उसमें सबसे तेज मांग जो था ना वो आंध्र प्रदेश से उठ रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कमेटी बनाई, एसके धर के अध्यक्षता में धर कमेटी बनाया गया। धर कमेटी को ये बोला गया कि आप इसका
एक बार देखिए इसको कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों का विभाजन करना सही होगा कि नहीं। तो 1948 में धर कमीशन बना और उसने अपना रिपोर्ट में दिया कि नहीं, भाषा के आधार पे विभाजन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद और पुरजोर तरीके से इसका विरोध होने लगा। फिर एक कमेटी बना, पहले बना था धर कमेटी, ठीक है ना, धर कमेटी एसके धर के अध्यक्षता में। जब यहाँ पे विरोध हुआ तो उसके बाद बना जेवीपी कमेटी। आप लोग नाम सुने होंगे, जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ पटेल थे, और पट्टाभी सीतारामैया, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों लोगों का एक कमेटी बनाएगा जिसका नाम दिया गया जेवीपी कमेटी। ये कमेटी क्या किया कि धर कमेटी का जो रिपोर्ट था उस पर और गहन अध्ययन किया, एक बार और जांच किया। तो इन लोगों का भी जो रिपोर्ट आया ना, ये भी वही था कि नहीं, भाषाई आधार पे राज्यों का विभाजन करना सही नहीं है, इससे देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। तो इसके बाद विरोध बढ़ता ही गया, विरोध बढ़ता ही गया। आखिरकार 1952 में जो है आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामलू, मैं नाम लिख देता हूँ, इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पोट्टी श्री रामलू। इन्होंने आमरण अनशन रख दिया, आमरण बहुत लंबे समय तक आमरण अनशन रख दिया, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इनका निधन हो गया। ये मतलब मर गए, अनशन के दौरान ही मर गए। अब जो व्यापक हिंसा होने लगी देश में, अंततः सरकार जो है, सरकार को घुटने टेकना पड़ा अपना। ये 1952 में इनका निधन हो गया, घुटना टेकना पड़ा। और 1953 में जो है वो भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य था जिसको भाषाई आधार पर बनाया गया। अब क्या हुआ कि बाकी भी राज्य तो मांग कर रहे थे ना, बाकी राज्य भी इसी तरह आंदोलन करने लग गए कि एक राज्य का बंटवारा हो गया, बाकी राज्य भी ऐसे ही मांग करने लगे कि हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। तो एट लास्ट करना ही पड़ा, सरकार को करना पड़ा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें 14 राज्य, पूरे देश को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया भाषाई आधार पे। तो ये इतिहास था इसका, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इस हिसाब से 1956 आंसर होगा, और बाकी का कहानी आप लोगों को पता चल गया कि कैसे क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिरका का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? सिरका का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो सिरका का मुख्य रासायनिक घटक जो है वो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन बी में है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड एक्चुअली खट्टे फलों में मिलता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, ये जैसे नारंगी वगैरह में, ठीक है। एक है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड, और एक है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सबके बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये तो बता ही दिया, एसिटिक एसिड जो है साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, सिरका में, जो इस क्वेश्चन का आंसर है।
नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक अम्ल के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया का नाम सुने होंगे, अम्लराज। अम्लराज यही बन जाता है। लेकिन कब बनता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का एक हिस्सा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 हिस्सा, मतलब 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से क्या बन जाता है? अम्लराज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना। अम्लराज कैसे बनता है? 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में मेन जो होता है ना, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप लोग लाफिंग गैस बोलते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बता देते हैं, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में पहले यूज होता था, जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है ना वो गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी वगैरह के धुआं में निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं। तो मेन यही चीज़ होता है किस में? आपका क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसेस में यही सब होता है। लेकिन सबसे मुख्य जो घटक होता है ना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ दे कि मुख्य घटक और इन सब में से ऑप्शन नहीं दिया हो, या फिर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हो, मीथेन भी अलग अलग करके दिया हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक हो जाता है वहाँ पे। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है ऑक्सीजन भी दिया हो, जो कि ऑक्सीजन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? ऑक्सीजन ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? संरचनात्मक इकाई मतलब कि सबसे छोटा से छोटा पार्ट जिससे कोई भी चीज बना हुआ है। तो गुर्दा मतलब किडनी की बात की जाती है, किडनी की बात की जा रही है। किडनी जो है ना, वो उसका सबसे छोटा जो इकाई होता है वो होता है नेफ्रॉन। किडनी का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। मतलब ये नेफ्रॉन से बना होता है। जैसे हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सेल से बना हुआ है ना। सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई क्या है? सेल है। ऐसे किडनी का सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। न्यूरॉन किसका है बताओ? न्यूरॉन भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का है, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। न्यूरॉन सबसे छोटा इकाई है तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, बाकी एक ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड क्या होता है? ये ब्लड में पाया जाता है, WBC के अंदर उसका पार्ट है ये। लिम्फोसाइड क्या है? ये ब्लड से रिलेटेड है, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है ना? RBC WBC ये सब ब्लड का पार्ट है, उसी में ये लिम्फोसाइट होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या? किडनी का सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आ जाता है? आपका मस्तिष्क आ जाता है, पूरा रीढ़ की हड्डी आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब तंत्रिका तंत्र के अंदर में आता है। ठीक है ना? तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें से क्या धात्विक अयस्क है? तो बॉक्साइट जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। नोबल गैस की संयोजकता कितनी? संयोजकता क्या होता है बाबू? संयोजकता क्या होता है कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन देना या लेना है, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता। ठीक है, तो नोबल गैस जो है ना, नोबल गैस जो भी है वो 18 ग्रुप में बटा हुआ है, और 7 आवर्त में और 18 ग्रुप में बटा हुआ है हमारा पीरियोडिक टेबल। सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है ना, 18वां ग्रुप, उसमें नोबल गैस को रखा गया है, जिसको हम लोग मतलब जैसे हीलियम, जिसका बाहरी कक्षा में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न लेना है न देना है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
तो ये था आज का जीएस का क्वेश्चन हमारा। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। और बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी इसके अगला पार्ट कंप्यूटर अतुल सर कराएंगे। थैंक यू।